गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 20 सितंबर 2024। सो 20 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकता है आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करंट अफेयर्स प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हाल ही में वल्लरी अजय बाबू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इस खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभी न्यूज़ में रहा वल्लरी अजय बाबू ने जो राष्ट्रमंडल में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। ये खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फिजी की राजधानी सुआ में। भारतीय भारोत्तोलक वल्लरी अजय बाबू ने फिजी के सुआ में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों की 81 किलोग्राम जूनियर और सीनियर श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कुल 326 किलोग्राम का भार उठाया है। जूनियर श्रेणी में क्लीन एंड जर्क में राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो हाल ही में वुमेन्स एशिया कप का खिताब जीता है। क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। किसे हराकर? तो ये भारत को हराकर जीता है। चीन की बात करें तो चीन में हाल ही में 8वां एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। जिसके विनर रहे भारत। मेजबान चीन को हराकर भारत ने 8वां एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। मालदीव की बात करें तो मालदीव में हाल ही में एशियन सर्फिंग का आयोजन किया गया था। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 2024 में, जिसमें भारत जो है इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन VOM को किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? आपका आंसर हो जाएगा 2028। डिटेल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन के लिए भारत के ग्रहों की खोज के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन को मार्च 2028 में लॉन्च करने की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो संगठन है इसरो, जो शुक्र ग्रह के वायुमंडल, सतह और उप सतह की स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से इस अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण का नेतृत्व करेगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए स्वीकृत धनराशि की जो दी गई है 1236 करोड़ रुपया इसमें व्यय किया जाएगा, जिसमें से 824 करोड़ रुपया जो अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य है ग्रह के वायुमंडल, सतह और ज्वालामुखी गतिविधियों का अध्ययन करना, जिससे पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह पड़ोसी के रहस्यों का पता लगाया जा सके। वहीं ऑप्शन की बात करें तो 2025 में गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 2028 ये हो गया। और 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित करेगा, और इसे लॉन्च कब किया जाएगा? 2028 में ही लॉन्च किया जाएगा। इसे लॉन्च 28 में किया जाएगा। BAS का भारत अंतरिक्ष स्टेशन का लॉन्च किया जाएगा, लेकिन स्थापित कब तक किया जाएगा? 2035 तक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी SIDMIM ने किस पश्चिमी एशियाई देश के साथ रक्षा उद्योग सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। भी हाल ही में भारत रक्षा निर्माता सोसाइटी SIDM ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के एमिरेट्स डिफेंस कंपनीज काउंसिल और एज ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता अबू धाबी में आयोजित भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा प्रौद्योगिकी
भागीदारी मंच का हिस्सा था। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है मानव रहित प्रणालियों और अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म का संयुक्त विकास सहित रक्षा विनिर्माण में सहयोग बढ़ाना है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के साथ हाल ही में भारत ने बायलैटरल कॉर्पोरेशन किया। किसके क्षेत्र में? पब्लिक सेक्टर के ऑडिटिंग के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के महालेखा के द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के साथ भारत ने हाल ही में पर्यटन क्षेत्र को लेकर समझौता किया है और भारत में जो मलेशिया से आते हैं 2022 तक जो इसकी संख्या रही मलेशिया से आने वाले की 2.5 लाख पर्यटन भारत आए। डेनमार्क के साथ भारत ने हाल ही में सेमी कंडक्टर को लेके एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुल मिला के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस बल में उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी का पद पर नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने मुक्केबाज और 2 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जो निखत जरीन है उसको पुलिस उपाध्यक्ष बल पुलिस में नियुक्त किया है। नियुक्ति आदेश मिलने के बाद 28 वर्षीय एथलीट जो उन्होंने डीजीपी तेलंगाना जितेंद्र से मुलाकात की और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सौंपी। उड़ीसा की बात करें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के जो योजना है सुभद्रा योजना को स्कीम को लॉन्च किया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में हाल ही में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की गई है। रैपिड रेल जो भुज से अहमदाबाद के बीच में चली गई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश इन्होंने हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। 19वें दिव्य कला मेला का आयोजन विशाखापट्टनम में 19 से 29 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है। इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वीरेंद्र कुमार जो इसके मंत्री हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है क्योंकि यह कार्यक्रम उनके उत्पादों और कौशल के प्रदर्शन और मार्केटिंग के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करता है। सूरत की बात करें तो सूरत को हाल ही में जो जयपुर में वायु सर्वेक्षण किया गया, वायु सर्वेक्षण 2024 का आयोजन किया गया जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2024 में पहला स्थान पाया है जो सूरत को मिला है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में हाल ही में दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में कुल कितने गांव शामिल होंगे? ये 63,000 गांव इसमें शामिल हैं। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु 79,156 करोड़ रुपये, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 56,333 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपये है के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। यह बजट भाषण जो 2024-25 की घोषणा में इनका घोषणा किया गया था, इसमें से लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे जिसमें से 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा इससे।
इसमें 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले और 2740 ब्लॉक के गांव शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है और पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 63,000 गांव इसमें शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने वाली जो पीएम आशा स्कीम है के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा 35,000 करोड़ रुपए भी सरकार ने आवंटित किए हैं। सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ पीएम आशा स्कीम को जारी रखने का मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो पीएम आशा स्कीम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना का उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी। वहीं ऑप्शन ए की बात करें तो 10,900 करोड़ रुपये जो हाल ही में पीएम ई ड्राइव के लिए मंजूरी दी गई है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2 वर्ष के लिए खर्च किए जाएंगे। ऑप्शन सी की बात करें तो 21,004.06 करोड़ रुपये जो अभी चंद्रयान मिशन 4 के लिए आवंटित किए गए हैं। तो चंद्रयान मिशन 4 भी लॉन्च होगा। और ऑप्शन डी की बात करें तो 12,554 करोड़ रुपये ये आपके जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए भारत सरकार की तरफ से 12,554 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा भारत समावेश कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। सो देखते हैं इसके पॉइंट्स। सो नाडा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो भारतीय समावेश सम्मेलन का दूसरा संस्करण जो 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला एनडीए समावेश सम्मेलन जो पहली बार 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नाडा जो पैरा विकलांग एथलीटों को डोपिंग रोधी के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय समावेश सम्मेलन का आयोजन करता है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी जो 2022 में भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले सामने आए हैं। वहीं जनवरी 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 की वाडा रिपोर्ट में भारत को रूस के बाद नाबालिगों द्वारा डोपिंग के मामले में दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो 24 के रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे रूस है। वहीं 2022 का जो रिपोर्ट आया उसमें भारत सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो नाडा की स्थापना जो 24 जनवरी 2005 को भारत सरकार के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत की गई थी। इसके मंत्री कौन है? अभी मनसुख मांडविया। इन्होंने भी अभी हाल ही में एक रीसेट पोर्टल को लॉन्च किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सो ये किया जा रहा है आपका न्यू दिल्ली में। सो देखते हैं इसके पॉइंट्स। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जिसके मंत्री हैं चिराग पासवान ने 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस वैश्विक आयोजन में 90 से अधिक देश और 26 भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और 18 केंद्रीय मंत्रालय तथा संबंधित सरकारी निकाय भाग ले रहे हैं। जापान इस इवेंट का भागीदार देश है जबकि
वियतनाम और ईरान फोकस कंट्री के रूप में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को व्यापक बनाने के लिए एक स्वाद सूत्र नामक एक पाक प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसमें पूरे भारत के क्षेत्रीय व्यंजनों को पेश किए जाएंगे। भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग। हाल ही में केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के वर्ष 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवाधिकारी है। अनुराग गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अनुराग गर्ग को एनसीबी के महानिदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 23 मई 2026 तक के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो ये 1986 में स्थापित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। बी श्रीनिवासन की बात करें तो बी श्रीनिवासन जिसे अभी हाल ही में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन की बात करें तो राहुल नवीन को हाल ही में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अमृत मोहन प्रसाद, ये आपने कल ही पढ़ा, अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का नया डायरेक्टर बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। ये जितने भी प्रश्न हमने की वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पे। आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए हैं उनके प्रश्न हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो का अंत तक देखें तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को जरूर शेयर करें। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करंट अफेयर्स प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।